हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विद्याग्राम प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम लोग जो है सो घटना चक्र 2026 के बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें आज हम संपूर्ण जीव विज्ञान का जो है सो डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका जो है सो जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स आपको जो है सो अनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन है। क्या है? अनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन है। जेनेटिक्स जो है सो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, अनुवांशिक विविधता, अनुवांशिक क्रम का अध्ययन किया जाता है। यह वंशानुगत के सिद्धांतों, उनके व्यवहारों से संबंधित है। यानी ये किससे संबंधित है? तो आपको जो सो वंशानुगत के सिद्धांतों का अध्ययन कराता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो सो सेकेंड क्वेश्चन है, अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये है आपको अनुवांशिकी से। किससे है? अनुवांशिकी से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य में लक्षणों के वंशागति को कहा जाता है वंशागति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंशागति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो सो 4 नंबर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको अनुवांशिकी कहा जाता है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को अनुवांशिकी या इसी को जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में आपको पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आप तक पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी प्राणी शास्त्र की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पक्षी के अध्ययन से। जबकि एविकल्चर पक्षी पालन से संबंधित है। यानी पक्षी पालन को क्या कहा जाता है? एविकल्चर कहा जाता है। ठीक है, पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो पोमोलॉजी में हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पोमोलॉजी में हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फलों तथा उसकी कृषि का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत शोध अभ्यास करने वाले व्यक्ति को पोमोलॉजिस्ट कहा जाता है। और जो व्यक्ति ये कार्य करते हैं आप उसको क्या कहता है? पोमोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसको आपको पादप कायिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादप कायिकी कहा जाता है। ठीक है, पादप कायिकी कहा जाता है। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जो पौधों के अध्ययन से संबंधित है उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो प्रकाश संश्लेषण के कार्य का अध्ययन कराती है पादप कायिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पादप कायिकी कहलाता है। आप लोग बताएंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा को कौन कौन चीज़ की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जो है सो अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की वह शाखा के अंतर्गत क्या आता है? यानी हड्डियों की पढ़ाई के अध्ययन को क्या कहता है? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, देखिए ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। जबकि ऑर्थोलॉजी के अंतर्गत अस्थि के संधियों का यानी बोन ज्वाइंट जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है आपको जो सो ऑर्थोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पर्वतों का अध्ययन। पर्वत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और अंतर्गत रुधिर सीरम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है? ये यानी सेरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका जो सो अगला क्वेश्चन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? तो ये है आपको कीट की वृद्धि करने का विज्ञान। क्या है? कीट की वृद्धि करने का विज्ञान है आपको जो सो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो सो तो कीट के संवर्धन कीट की वृद्धि करने का विज्ञान है। कीटों के अंतर्गत तीन जोड़ी पैर वाले ऑर्थोपोडा संघ के जंतु आते। केचुआ कृषकों का मित्र कहा जाता है। यानी कृषक का मित्र किस जीव को कहा जाता है? तो केचुआ को कहा जाता है। भूमि की आंत कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट से भरपूर उत्तर जैव उर्वरक है। क्या है? उत्तर जैव उर्वरक है। अब हम नेक्स्ट जो
चैप्टर है जैव विकास, उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो ये है आपको उत्परिवर्तन। क्या है आपको? उत्परिवर्तन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ये है आपका जो सो वैज्ञानिकों का वह समूह जिसके प्रकृतिवाद के सिद्धांत का आधुनिक रूप दिया, उसे नव डार्विनवाद क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? नव डार्विनवाद कहा जाता है। कहता आधुनिक नव डार्विनवाद के अनुसार जीवों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं जिसमें विविधताएं बढ़ जाती हैं। इसमें परिवर्तन के उत्परिवर्तन कहते हैं, और इसमें जो परिवर्तन होता है क्या कहता है? उत्परिवर्तन। अतः जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो सो, ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ? लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। कितना हुआ था? 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है सो अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज किसे कहा गया है? तो क्रो मैग्नन मनुष्य को कहा गया। किसको कहा गया? क्रो मैग्नन मनुष्य को कहा गया है। आधुनिक मनुष्य का क्रो मैग्नन मानव आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह मिलता जुलता है। ठीक है, यह आज के मानव के एकदम समान था। वह पाषाण युग में रहता था। किस युग में रहता था? पाषाण युग में रहता था, और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। यानी हड्डियों के बना हुआ औजार का वो प्रयोग करते थे। ठीक है, वह पशुओं की खाल को सिलकर पहनने की योग्यता रखते थे। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त हुआ है। यह सबसे नया प्रौद्योगिकी मानव है। ठीक है, देखिए, यानी प्राचीन समय के जो मानव थे उसको क्या कहा जाता था? क्रो मैग्नन कहा जाता था। ये कहाँ रहते थे? ये गुफा में रहते थे। क्या पहनते थे? तो जो जानवर का खाल होता है उसको सुखा करके और उसको सिल करके वो पहनते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जो सो अगला क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो ये आपको प्राकृतिक चयन है। क्या है? प्राकृतिक चयन है। प्राकृतिक चयन है। ठीक है, आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहता है? संश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। इसमें प्रजाति की उत्पत्ति को आनुवंशिकी विविधता की अनून्य क्रिया एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया है। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया में अनुकूलित जीवों के लाभकारी गुण वंशानुक्रम पीढ़ी रूप से अगली पीढ़ी में बढ़ते हैं, जिससे समय के साथ प्रजाति में धीरे धीरे क्या होता है? परिवर्तन आता है। इसी को क्या कहा जाता है? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका जो सो विकास का कारण है। क्या है आपका जो सो? तो पीढ़ी से अनुकूल, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो बदलाव होती है वही आपको जो सो विकास कहा जाता है। जो चेंजिंग होता है, जो डेवलपमेंट होता है पॉजिटिव, उसको क्या कहता है? विकास कहा जाता है। ठीक है, विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह प्रजाति के उद्भव को आनुवंशिकी विविधता के अनून्य क्रिया प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जाता है। पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुकूल विकास होता है आपको जो सो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो सो आर्कियोट्रेरिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। जुरासिक युग का क्या है? सर्वपुरातन पक्षी है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो इसमें आपको दिया है दादू है, मगरमच्छ है, मछली है। हाँ, उपयुक्त में से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो स्तनधारी में सबसे ज़्यादा आपको जो गर्म खून का जीव होता है वो क्या होता है? तो ये आपको जो है सो बकरी होता है। ठीक है, देखिए बकरी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जो सो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है आपका जो सो, अब हम लोग देखेंगे वर्गीकी। वर्गीकी में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए ये है पौधों के वर्गीकरण में समनीय ऊतक की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये पहला व्यक्ति कौन था आपका जो सो? पहला व्यक्ति था आपको जो सो AP डी कॉम्बले। कौन था? AP डी कॉम्बले। ठीक है, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो सो अगला क्वेश्चन है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहता है, वो कौन रहता है? तो कवक और शैवाल रहता है। ये कौन रहता है? कवक और शैवाल रहता है। कवक और शैवाल रहता है। ठीक है, देखिए कवक और शैवाल रहता है। ठीक है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर
क्लोरोफिल रहित पार्टनर कवक, यानी क्लोरोफिल युक्त रहता है शैवाल और क्लोरोफिल रहित रहता है आपको जो सो कवक रहता है। ठीक है, ये दोनों एक ही साथ, इसलिए दोनों को क्या कहा जाता है, सहजीवी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, सहजीवी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, तो म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, म्यूचुअलिज्म कहा जाता है, म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से समनीय पौधों को चुनिए। समनीय पौधा कौन सा है, तो कॉई है, लिवॉइट है, हॉर्न है, फर्न है। तो ये क्या है समनीय पौधों, तो ये आपको जो है सो क्या है, तो इसका आंसर आपको जो सो फर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्न, क्या है, फर्न है। ठीक है, फर्न एक पुष्प रहित समनीय पौधा, यानी इसमें क्या है, पुष्प नहीं होता है। ठीक है, समनीय पौधा उन पौधों को कहा जाता है जिसमें जल और खनिज को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिग्न फाइड उत्तक जैसे जाइलम और फ्लोएम का पाए जाते हैं। यानी जाइलम से क्या होता है, जल का परिवहन होता है पौधा में, और फ्लोएम से क्या होता है, खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जो है सो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइकोराइजा संबंध में पौधों का लाभ है। क्या है पौधों का लाभ, तो देखिए पौधों का लाभ है। ठीक है, तो पौधों का लाभ क्या है, माइकोराइजा सुरक्षा है, भोजन है, ये भी दोनों है, खनिज का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों का सुरक्षा है। तो ये हो जाएगा आपको जो खनिज का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है सो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है जो कुछ कवकों एवं उच्च पादपों की जोड़ों के बीच बनता है। इस सहजीवी संबंध में पौधों को विशेष रूप से फास्फोरस, क्या होता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं अन्य सूक्ष्मजीव तत्वों की अवशोषण वृद्धि का लाभ मिलता है। माइकोराइजा युक्त से जड़ जनित रोग एवं कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीवी सुरक्षा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है सो, नेक्स्ट क्या है, स्पाइरोगायरा निम्नलिखित शैवालों में से किसका एक उदाहरण है। तो ये किसका एक उदाहरण, तो ये है आपको हरा शैवाल का। क्या है, स्पाइरोगायरा जो है सो आपको एक हरा शैवाल है। ठीक है, देखिए कहता है स्पाइरोगायरा हरा शैवाल का उदाहरण है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को स्वयं अपना भोजन करता है। दुनिया भर की इसकी 400 से अधिक प्रजाति पाई जाती है। स्पाइरोगायरा को जलीय रेशम भी कहा जाता है, यानी वाटर सिल्क भी आपको जो सो स्पाइरोगायरा को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है आपका जो सो, निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण है। शैवाल का क्या है, तो डाइटम आपको जो सो शैवाल का उदाहरण है। ठीक है, डाइटम एक एकल कोशिका वाले शैवाल है। ये पारदर्शी, क्या है, पारदर्शी है, ओपलिन है, सिल्का है से बने कोशिका भित्ति वाले एकमात्र जीव है जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रोटिस्टा जगत के जीव है। किस जगत की जीव है, प्रोटिस्टा जगत की जीव है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, कौन सा आपका जो सो, तो आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा जो संघ है ये आपको आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, देखिए संघ आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी प्रजातियों में लगभग 2/3 प्रजाति आर्थ्रोपोडा संघ का है। किस संघ का है, आर्थ्रोपोडा संघ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघ इकाइनोडोमेटा के लिए क्या सत्य है। तो ये है आपको जो है सो उपयुक्त में से एक से अधिक है। यह त्रिस्तरीय है और इसमें सिलोमिक गुहा होती है। सही है, इनमें विशिष्ट जल संभव नाल तंत्र होता है। सही है, यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जीव है। तो ये उपयुक्त डी जो है सो सही हो जाएगा, इसका एक से अधिक आंसर है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है आपका जो है सो, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है। तो लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है आपको केंचुआ। कौन सा है, केंचुआ है। ठीक है, देखिए केंचुआ में लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है, लेकिन केंचुआ एवं रंग लाल होता है। लाल रक्त के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला रहता है। यानी आपको पूछ सकता है कि रुधिर का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। किस कारण से होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है वो कौन सा है, आपको प्लाज्मा। सबसे छोटा जीव है जो स्वयं आपको जो है सो प्रजनन करने में और विकास करने में समय, यह आपको जो है सो क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है, देखिए प्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, पर्णहरित नहीं पाया जाता। कवक में जो है सो पर्णहरित नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए देखिए
कवक में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। विभिन्न कारणों में अब इन्हें पादप जगत में नहीं रखा गया, हालांकि पहले इन्हें पादप जगत में रखा गया था। कवक पौधे नहीं है, ये जीवों का एक अलग जगत है, यानी कवक को एक अलग जगत में जो सो वैज्ञानिकों के द्वारा रख दिया गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों? तो क्योंकि वे सांस नहीं ले पाते हैं, यानी वो जो है सो मछली जो है सो घुला हुआ ऑक्सीजन जब पानी में रहता है, जल में रहता है तो वो लेता है, और जब वो मछली ऊपर में आ जाता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होता है, जिस कारण से वो क्या होता है, मर जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है सो अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे से किस प्रकार पहचानते हैं? तो ये आपको जो सो गंध के माध्यम से पहचानते हैं। किस माध्यम से? गंध के माध्यम से पहचानते हैं। ठीक है, किस माध्यम से पहचानते हैं? तो गंध के माध्यम से पहचानते हैं। लगभग सभी प्राणी गंध के माध्यम से पहचानते हैं। ठीक है, देखिए तो कैसे पहचानते हैं? आपको गंध के माध्यम से पहचानते हैं। ठीक है, तो देखिए लगभग सभी प्राणियों में सूचनाओं आदान प्रदान करने की गतिविधि होती है। ये दृष्टि आवाज़ स्पर्श अपनी गंध के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खी में भोजन की दिशा उसके स्रोत पहचानने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती है, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती है। यानी एक दूसरे को कैसे पहचान करती है? तो गंध के माध्यम से। ये गंध युक्त रसायन पैरोमोन्स होता है। क्या होता है? पैरोमोन्स होता है, यानी जो गंध होता है वो क्या होता है? तो पैरोमोन्स होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका जो है सो अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए हैं। डॉल्फिन को किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? तो स्तनधारी में। किस में रखा गया है? स्तनधारी में। डॉल्फिन स्तनधारी जलीय जीव है। कौन सा जीव है ये आपको जो सो? जलीय जीव है। डॉल्फिन अनेक उपजातियों पाई जाती है, इनमें गंगा नदी डॉल्फिन भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव है। यानी ये क्या है आपको जो सो गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है आपका जो सो अगला क्वेश्चन है, मेढक और टेडपोल निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण हैं? तो मेढक और टेडपोल आपको अनुरा का है। किसका है? अनुरा का है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका जो है सो ब्रायोफाइटा में बीजाणु मृत कोशिका होती है। क्या होती है? तो ये द्विगुणी होती है। क्या होता है? द्विगुणित होती है। कैसा होता है? द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मृत कोशिका द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइटा में मॉस लीवॉइट आदि आते हैं, जो प्रायः हड्डियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा को वनस्पतियों का उभयचर कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अब नेक्स्ट अध्याय आपका कोशिका। तो हम लोग चलिए कोशिका को देखते हैं। जीवन की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है? तो कोशिका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है। ठीक है, अतः सभी जीवों कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ एकल कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशीय जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक कोशीय जीव कहा जाता है। हाँ, जैसे प्रोटोजोआ यूग्लिना आदि। जबकि हमारे जैसे अन्य जीव जो कई कोशिकाओं से बने होते हैं वो बहुकोशीय जीव कहा जाता है कहलाता है। एक कोशीय जीव स्वतंत्र अस्तित्व तथा जीवन के अन्य कार्यों को करने में सक्षम है। कोशिका की संरचना से कम कुछ भी स्वतंत्र अस्तित्व को सुनिश्चित नहीं करता, इसीलिए कोशिका सभी जीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी कोशिका के आधार पर कह सकते हैं तो जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, कोशीय जीव और बहुकोशीय जीव। जिसमें मनुष्य क्या है? तो बहुकोशीय जीव है। ठीक है, अमीबा पैरामेसिया क्या है? तो एक कोशीय जीव है। कोशिका का शक्ति का स्रोत क्या है? तो कोशिका का शक्ति का स्रोत कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया का, यानी इसको आपको ऊर्जागृह कहा गया है, यानी ऊर्जागृह कहा गया है। ठीक है, कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो ये आपको क्या है? उसको लाइकेन में, विषाणु में, जीवाणु में, शैवाल में, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि किसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो ये आपको विषाणु में नहीं पाया जाता है और शैवाल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए
कहता है वायरस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसकी शक्ति अर्थ विष या चिपचिपा तरल पदार्थ है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही पाया जाता है। वंश वृद्धि कर सकता है। सामान्य विषाणुओं में एंजाइम अनुपस्थित होता है, यानी विषाणु में क्या होता है, वायरस में एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, देखिए चलिए नेक्स्ट है आपका जो सो 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, तो ये आपको जो है सो जल है। क्या है, जल है। 80% से अधिक जो है सो पाया जाता है। आपको क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए कहता है जल की मात्रा कोशिका में सर्वाधिक होती है। कोशिकाओं में जल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होता है। अतः निकटतम उत्तर के रूप में हम 80% मान सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है आपका जो निम्नलिखित में से डॉट डॉट आम के पौधों और बंदर दोनों की कोशिका में पाया जाता है। ये क्या पाया जाता है दोनों की कोशिका में, तो कोशिका झिल्ली पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, देखिए अस्थायी उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये आपको जो है सो वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। अस्थायी उत्तक जो होता है सो विभाजित करने की क्षमता क्या होता है, आपको जो सो खो देता है। ठीक है, देखिए वे उत्तक जो पूरी तरह से विकसित हो चुका है और विभाजन की क्षमता खो चुके हैं, उन्हें अस्थायी उत्तक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जो सो पौधा या पशु कोशिकाओं में अंतर निम्नलिखित में से संरचना से स्पष्ट होता है। ये क्या होता है, कोशिका भित्ति के आधार पर। किसके आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर। किसके आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर। ठीक है, देखिए पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के साथ साथ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पौधों में कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के घिरी है। यह पौधों की कोशिका को उसका नियत आकार देती है। पशु कोशिकाओं को कोशिका झिल्ली होती है लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है आपको जो आनुवांशिकता। ठीक है, चलिए देखिए इनके कौन सा एक नॉन सेल कोंडन है, तो ये आपको क्या है, UAA है। ठीक है, UAA है। तो आनुवांशिकी में mRNA में 3 न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को कोडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोडन कहा जाता है। कोडन 2 प्रकार के होते हैं, सेंस कोडन, ये अमीनो अम्ल के कोड होते हैं जो प्रोटीन सृजन के लिए उत्तरदायी होता है। इसकी कुल संख्या कितना होता है, 61 होता है। ठीक है, कितना होता है, 61 होता है। ठीक है, देखिए नॉनसेंस स्टॉप कोड में प्रोटीन संश्लेषण के समान समापन का संकेत देते हैं। ठीक है, मानक आनुवांशिकी कोड में 3 प्रमुख स्टॉप नॉनसेंस कोडन स्वीकार किए गए हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के समापन का सिग्नल होता है। UAA, UAG और UGA। अतः दिए गए विकल्प में से केवल UAA ही नॉनसेंस कोडन, ठीक है, नॉनसेंस कोडन सेंस कोडन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका जैसो अगला है मेडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये आपको लैंगिक जनन पे। किस पर आधारित है, लैंगिक जनन पे। ठीक है, आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पे आधारित है। ठीक है, देखिए और जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः 2 प्रकार के, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, तो मनुष्य में कौन सा जनन क्रिया होती है, लैंगिक जनन क्रिया होती है। ठीक है, चलिए बोलिए नेक्स्ट है आपका जो DNA की खोज किसने किया था, तो DNA का खोज किया था जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने, गेगर जॉन मेंडल ने, जोहानसन ने, हरिगोविंद खुराना है। तो जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने किया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका जो DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। ठीक है, फ्रांसिस क्रिक के वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। ठीक है, देखिए जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो ये है आपको जो है सो DNA है। और DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए देखिए DNA को किसने अंतः पात्र में बनाया। ठीक है, तो ये बनाया आपको जो है सो आर्थर कॉर्नबर्ग ने।
ऑर्थर ने बनाया। ठीक है, अब है आपको जैव उर्वरक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका जैव उर्वरक। तो हम लोग इसको देखते हैं। जैव उर्वरक में क्या है, कार्बनिक कृषि एवं ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें क्या है आपको जो सो कार्बनिक खादों पुनर्चक्रित फॉर्म अपशिष्ट तथा जैव कारकों को अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहता है, कार्बनिक कृषि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक कृषि कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए। अगला है निम्नलिखित जैविक उर्वरक या सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यह निम्नलिखित में माइकोरिज्म फंगी, इसका ब्लू ग्रीन शैवाल और बेसिलस थ्यूरिनिजिनसिस, ये क्या है आपको, तो ये जो है आपको जो है सो ये सही है। माइकोरिज्म फंगी ये जैव उर्वरक है। ठीक है, ये सही है। अगला है आपको जो है सो नेक्स्ट है दूसरा नंबर ब्लू ग्रीन शैवाल, ये भी सही है, लेकिन तीसरा जो है ये गलत है आपको जो सो। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है आपको जो कीटनाशी के प्रयोग में उन्नीत होती है, क्या होता है, अर्थनीति की, किसकी होती है, अर्थनीति की। उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके कम भूमि पर अधिक फसल और पौधों का उत्पादन कर सकते हैं। वे फसल उत्पादकता में वृद्धि करने में मदद करते हैं। कीटनाशक जल संसाधनों, उर्वरकों एवं उच्च गुणवत्ता वाले बीजों में अन्य कृषि उत्पादों के लाभों को अधिकतम मात्रा में प्रदान करता है। ठीक है, करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए देखिए अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपको जो है सो क्या है, मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान या कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र। ठीक है, चलिए तब हम लोग इसको देखते हैं। कहता आपको कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं हैं और मोड़े जा सकते हैं उसको क्या कहा जाता है, वर्टिब्रेटा कहा जाता है, कॉपल्स कहा जाता है, कार्टिलेज कहा जाता है। तो इसको कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कार्टिलेज कहा जाता है। ठीक है, देखिए उपास्थि एक प्रकार का संयोजी उत्तक, क्या है, संयोजी उत्तक है, जिसमें कोशिकाओं में बीच पर्याय तथा अस्थायी होता है। इसकी ठोस अधात्री कॉन्डिन प्रोटीन शकरा की बनी होती है। यह अस्थियों को जोड़ों को चिकना बांधते हैं। परिणाम स्वरूप हड्डियों में बीच से घर्षण कम होता है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली कशेरुक तंत्र अस्थियों के माध्यम से उपस्थित होते हैं। उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। कहता है कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला, मानव शरीर के मांसपेशी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मांसपेशी केवल हड्डी को धक्का देती है, ये गलत है आपको जैसे। ठीक है, मांसपेशी जोड़े के काम करती है, ये सही है। ठीक है, सिकुड़ने पर मांसपेशी छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, ये भी सही है। अगला है उपयुक्त में से एक से अधिक, यदि इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन हमको चुनना था इसीलिए हो जाएगा आपको जैसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका जैसे मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होता है। ये कौन सा प्रोटीन होता है, एक्टिन और मायोसिन होता है। एक्टिन और मायोसिन होता है, यानी मांसपेशी जो सिकुड़ता है और फैलता है, ये किस प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन मदद करता है, तो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन क्या करता है, इसको मदद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है संकुचनशील प्रोटीन मांसपेशी के सिकुड़ने में शामिल होती है। एक्टिन पतला तंतु मांसपेशियों को, मोटा तंतु मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होती है। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है, तो उपकला कोशिका किसमें पाई जाती है, तो ये पाया जाता है बाल में, नाक में, फेफड़ा में, अग्नाशय में। तो ये पाया जाता है आपको जो सो फेफड़ा में तो पाया ही जाता है और नाक में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको जो सो उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, देखिए उपकला उत्तक एक महीन और चिकनी झिल्ली है जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों में पाया जाता है। बाह्य पृष्ठों को आच्छादित करती है। उपकला उत्तक शरीर के विभिन्न अंगों जैसे जीवा क्या है, जीवा, वृक्क नली, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय, फेफड़ा, नाक, आँख, कान इत्यादि में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका जो है अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यकृत एवं मांसपेशी में संधारित ग्लाइकोजन का रूप क्या है, तो यह आपको
पॉलीसेकेराइड है। क्या है आपको? पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, देखिए पॉलीसेकेराइड है। मानव शरीर में यकृत या मांसपेशी में आधारित ग्लाइकोजेन पॉलीसेकेराइड के रूप में होता है। किसमें होता है? पॉलीसेकेराइड के रूप में होता है। पॉलीसेकेराइड भोजन में प्रचुर में उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जब शरीर में प्राप्त ऊर्जा भोजन से नहीं प्राप्त होता है तो तब शरीर ऊर्जा आपूर्ति संधारित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करके पूरा करती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका जो सो वयस्क मानव की अस्थियों तथा पैरों की अस्थियों की संख्या मानव का सभी हड्डियों की संख्या के लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है लगभग 50%। कितना होता है? लगभग 50% होते हैं। ठीक है, देखिए कशेरुकरज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? तो कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? 31 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? 31 जोड़ी। कशेरुकरज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है, जबकि कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी है? 12 जोड़ी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो 20 दांत आपको जो है सो 2 बार निकलते हैं। ठीक है, यानी मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल एक बार विकसित होता है। 12 दांत केवल एक बार विकसित होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है आपको मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य के खोपड़ी में जो है सो कितनी अस्थियां होती है? ठीक है, तो देखिए तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 29 अस्थियां होती है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर तो कहीं दिया ही नहीं है। कितना होता है? 29 अस्थियां होती है। तो हम लोग याद रखेंगे साइड में कहीं पे। ठीक है, 29 अस्थियां होती है। कितना होती है? 29 अस्थियां होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका जो है सो एक वयस्क में औसतन जो है सो 206 अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 29 होती है। इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क खोल अथवा कपाल में बनी होती है। 14 हड्डियां चेहरे में होती है। 14 कहाँ होती है? चेहरे में। 6 कर्ण मध्य में होती है और ये होती है मनुष्य के शरीर की पैर की हड्डी होती है। क्या होती है? ठोस हड्डी होती है। यानी मनुष्य के जो पैर का हड्डी होता है वो क्या होता है? ठोस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जो है सो 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 100, 200, 300 उपयुक्त में से एक कोई नहीं, यानी 20 वर्ष की आयु में कितना हो जाता है? 206 हो जाती है। और सबसे अधिक होता है बाल्यावस्था में, लगभग कितना होता है? 300। लगभग कितना होता है? 300। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव में अवशेषी अंग नहीं है? तो ये आपको जो सो सामने वाले चपटे दांत कृदंत अवशेषी अंग नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपको कहता है जीवधारियों में अकार्यीय या शारीरिक अध्ययनों में हमें अवशेषी अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। एक ऐसा अंग जो क्रियाहीन क्या हो? क्रियाहीन प्रतीत होता है, पर इससे पूर्वज के क्रियाशील अंग के समजात दर्शाया जाता है। उदाहरण में मनुष्य को बृहद आंत में उपस्थित कुमी रूप परिवेशिका, आँख की निमेषिक झिल्ली तथा कर्णपाली की कर्णभास मांसपेशी यह क्या होता है? अवशेषी अंग होते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका डोडोट मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। ये कौन जोड़ता है? तो कंडारा जोड़ता है। कौन जोड़ता है? कंडारा जोड़ता है। ठीक है, कौन जोड़ता है? कंडारा जोड़ता है। अगला है आपका जो सो अगला क्या है? तो कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ा डोडोट में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तो ये आपको घुटने में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? घुटने में। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ा कहाँ पाई जाती है? घुटने में पाई जाती है। ठीक है, अगला है आपका जो है सो निम्नलिखित में से डोडोट हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त रूप में कार्य करता है। यानी हमारे शरीर के टेम्परेचर को कौन ये करता है? तो त्वचा। कौन करता है? त्वचा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्टेपीडियस क्या है? तो ये है आपको मांसपेशी है। स्टेपीडियस क्या है? मांसपेशी है। ठीक है, देखिए कहता है स्टेपीडियस मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। सबसे छोटी मांसपेशी है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्टेपीडियस, जो कानों में स्थित होती है। यह स्टेपीडियस हड्डी
की स्थिर रखने में मदद करता है। यह ध्वनि को नियंत्रित करने एवं आंतरिक कान को तंत्र ध्वनि के कारण नुकसान से बचाती है। ठीक है, किससे बचाती है? नुकसान से बचाती है। ठीक है, तो आज हम दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम आगे के वीडियो में आपको जैसे पहुंचाएंगे। तो आशा करते हैं आपको मेरा अच्छा लग रहा होगा मेरा वीडियो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।